गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने पढ़ा था टॉपिक मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, अपन ने मैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, उनकी तुलना करी। उसके बाद फिर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखी, उसके कुछ सूत्र भी देखे। ठीक है, फॉर्मुले अपन देखे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। ठीक है, और फिर बच्चों लास्ट में अपन ने जो पढ़ा था शैथिल्य वक्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसमें आपको समझाया था मैंने कि किसी लो चुंबकीय पदार्थ को अपन जब सोलेनोइड में रखते हैं, सोलेनोइड में रख के उसमें धारा को हम ऑक्सीलेट कराते हैं। धारा ऑक्सीलेट कराने से उस जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लो चुंबकीय पदार्थ है, उस पे आरोपित H वेक्टर का मान दोलित होता है, जिससे उस पदार्थ के अंदर जो चुंबकित मान है आई, जिसे हम बोल रहे हैं आई कह रहे हैं या बी नेट कह रहे हैं, ठीक है, उसका मान लगातार दोलित होता है। ठीक है, और उसका जो ग्राफ है एक बंद लूप में प्राप्त होता है, चिड़िया की आकृति का बनता है, चिड़िया जैसी आकृति का बंद लूप ग्राफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, शैथिल्य वक्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको था। और जो वहां पे हम देखते हैं पदार्थ जो है उसमें बार बार चुंबकित तो विचुंबकित होता रहता है, जिसके कारण वहां पे पदार्थ गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बार बार चुंबकन विचुंबकन के कारण गर्म हो जाता है, अर्थात वहां पे ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा की हानि हो रही होती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शैथिल्य हानि। ठीक है, फिर आपको समझाया था कि इस ग्राफ का एरिया जितना कम होगा शैथिल्य हानि उतनी कम होगी, और जितना ज्यादा एरिया होगा शैथिल्य हानि उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब बच्चों जैसे हम यहाँ पे हम तुलना करें एक तो सॉफ्ट आयरन की और स्टील की, दोनों ही बच्चों यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, नरम लोहा व स्टील। ठीक है, स्टील के साथ एल्निको भी यही स्टील जैसा ही मटेरियल है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसमें यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए, आई वर्सेस एच ग्राफ, एक तो सॉफ्ट आयरन के लिए और एक स्टील के लिए, स्टील एंड एल्निको के लिए। ठीक है बच्चों, एल्निको मिश्र धातु है, एल्निको। ठीक है, अब बच्चों जो ग्राफ हमें मिलता है क्या मिलता है, देखिए सॉफ्ट आयरन के लिए ग्राफ बिल्कुल पतला सा ग्राफ मिलता है इस तरह से, जबकि स्टील व एल्निको ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से मोटा ग्राफ मिलता है। तो यहीं से आप देख सकते हो ज्यादा एरिया किसका आ रहा है बच्चों, ज्यादा एरिया आ रहा है यहाँ पे स्टील एंड एल्निको का। ठीक है, अर्थात इसके लिए शैथिल्य हानि ज्यादा होगी और सॉफ्ट आयरन के लिए शैथिल्य हानि कम होगी। ठीक है, ये चीज अपन देख रहे हैं। अब यहाँ पे इसको अपन तुलना करें, ये दो तीन पॉइंट्स हैं, धारणशीलता, निग्रह बल, लूप क्षेत्रफल, तो समझा दिया आपको मैंने। लूप का क्षेत्रफल व शैथिल्य हानि तो स्टील एंड एल्निको के लिए क्या है बच्चों, अति उच्च है, क्योंकि ग्राफ काफी मोटा बन रहा है, एरिया है, और सॉफ्ट आयरन के लिए अति अल्प होती है। ठीक है, अब बच्चों धारणशीलता की बात करें, धारणशीलता मतलब ये बिंदु दिख रहे हैं, स्टील एल्निको के लिए बिंदु हम देख रहे हैं काफी उच्च है, मतलब ये उच्च मान होता है, लाल वाला बिंदु दिख रहा है ना, ये उच्च मान है धारणशीलता। और सॉफ्ट आयरन के लिए तो अति उच्च है, इसके लिए भी उच्च है और इसके लिए अति उच्च आ रही है, सॉफ्ट आयरन के लिए यहाँ उच्च आ रहा है और यहाँ पे अति उच्च आ रहा है, मतलब धारणशीलता दोनों की ही हाई होती है। इसकी अपन ने उच्च बोल दी और इसकी अति उच्च बोल दी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे निग्रह बल, मतलब जब इनको हम ग्राफ को नीचे उतारते हैं तो जिस H के नेगेटिव मान पर ये I का मान 0 हो रहा है उसे निग्रह बल बोलते हैं। यहाँ तो ग्राफ तुरंत उतर के 0 हो गया है, अर्थात इसके लिए निग्रह बल कितना है, अल्प है। ठीक है, वेरी अल्प हम देख रहे हैं, निग्रह बल यहाँ पे अति अल्प है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बिंदु यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, अर्थात अति उच्च आ रहा है पे मान, निग्रह बल का मान उच्च आ रहा होता है इसके लिए। ठीक है, और बच्चों फिर ये लूप क्षेत्रफल तो आपको बताइए मैंने दोनों के बारे में। अब बच्चों देखो फिर हम देखें ट्रांसफार्मर व विद्युत चुंबक। ट्रांसफार्मर व विद्युत चुंबक बनाने हेतु हम यहाँ पे ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसमें यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम हो, शैथिल्य हानि कम से कम हो, अतः लूप का एरिया कम से कम बने, पतला एरिया बने। तो आप समझ सकते हो इसके लिए बेस्ट धातु कौन सी होगी ट्रांसफार्मर के लिए, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन ट्रांसफार्मर व विद्युत चुंबक के लिए बेस्ट मटेरियल सॉफ्ट आयरन होता है। जबकि स्थायी चुंबक बनाना है हमें एक ऐसा चुंबक बनाना है जिसका चुंबक तो लंबे समय तक विद्यमान रहे, अर्थात जिसे आसानी से विचुंबकित न किया जा सके, आसानी से विचुंबकित न किया सके। ठीक है, अर्थात इसके लिए ये जो धारणशीलता वाला मान है, ये वाला जो निग्रह बल वाला मान है काफी ज्यादा होना चाहिए, काफी ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये लाल वाला बिंदु काफी दूर होना चाहिए, या कहते हैं इस ग्राफ का एरिया भी लार्ज होना चाहिए, ग्राफ का एरिया लार्ज होना चाहिए, शैथिल्य हानि लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा हो जाएगा बच्चों, स्टील या कहते हैं एल्निको, ये इसके लिए बेस्ट मटेरियल होंगे। ठीक है, ये चीज अपन ने यहाँ पे देखी। अब बच्चों उसके बाद आप देखें, अब यहाँ पे पीएमएम, एफएमएम और डीएम जो मटेरियल है, इन मटेरियल के चुंबकत्व का कारण क्या है, परमाणु के अंदर चुंबकत्व, इनके परमाणुओं में चुंबकत्व का कारण क्या बन रहा है, तो वो चीज अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहले हम बात करें पीएमएम की। ठीक है, अणुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है बच्चों, विषम संख्या में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि मान लो 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन से 5 घूम रहे होंगे क्लॉकवाइज, तो बचे 4 घूम रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से 9 में से 8 का इफेक्ट तो आपस में एक दूसरे कट जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो उसके घूर्णन का यहाँ पे m नॉन जीरो प्राप्त हो रहा होता है।
मतलब अगर जैसे बच्चों एग्जैक्ट अगर मान लो सम संख्या में होते तो आधे क्लॉकवाइज आधे एंटी क्लॉकवाइज होते तो एम नेट 0 बन जाता, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या में जैसे 9 है तो 4 का इफेक्ट तो कट गया, लेकिन एक का इफेक्ट नेट बच जाता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु का एम नॉन जीरो होता है, प्रत्येक परमाणु का एम नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। परंतु इस पदार्थ में जितने परमाणु हैं, किसी का एम इधर है, किसी का एम इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, तो प्रत्येक परमाणु का एम अलग अलग दिशा में होने के कारण, अनियमित दिशा में होने के कारण पदार्थ का एम नेट कितना बनता है 0, ठीक है। यहाँ पे सभी परमाणुओं की उपस्थिति अनियमित होने के कारण पदार्थ का एम नेट 0 आता है। जैसे एक इधर है एम, एक इधर है इलेक्ट्रॉन परमाणु का, एक इधर है, एक इस तरफ है, तो यहाँ पे इसका एम नेट क्या हो जाएगा 0। जैसे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एम नेट क्या हो गया 0। अब बच्चों जब हम इस पे एच वेक्टर आरोपित करते हैं, मतलब इस पदार्थ को एच वेक्टर में रखते हैं, तो क्या होता है, ये परमाणुओं के जो एम है अपने आप को थोड़ा बहुत एच वेक्टर की दिशा में घुमा लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने आप को एच वेक्टर की दिशा में घुमा लेते हैं, जिससे पूरा पदार्थ जो है एच वेक्टर की दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाता है, अल्प रूप से कह लो या दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाता है। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एच थोड़ा इधर था, इसका एम वेक्टर ये थोड़ा इधर हो गया है, ये थोड़ा इधर सीधा थोड़ा सा इधर हो गया है, इधर था थोड़ा सा हल्का इधर हो गया है, इधर था इधर होगा। तो अब यहाँ पे आप देखो इन सभी का तीर देखोगे तो रिजल्टेंट किधर आएगा, एच वेक्टर दिशा में। तो ये एच वेक्टर दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ओके, अब बात करें बच्चों एफएम की, लो चुंबकीय पदार्थ की। लो चुंबकीय पदार्थ के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बच्चों विषम संख्या में होते हैं, अर्थात प्रत्येक परमाणु का एम नॉन इक्वल टू 0 होता है, नॉन जीरो होता है, प्रत्येक परमाणु का एम नॉन जीरो होता है। अब बच्चों कुछ परमाणु पड़ोसियों के एम वेक्टर समान दिशा में उपस्थित होते हैं, मतलब पदार्थ के अंदर जो परमाणु है, ठीक है, आपस में मतलब पड़ोसी वाले कुछ परमाणु आपस में गैंग बना लेते हैं, जैसे अपन नॉर्मल भाषा में बोले गैंग बना लेते हैं, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे परमाणु, मतलब कुछ 15 जो आसपास के परमाणु हैं, जैसे मान लो आसपास के पड़ोसी 15 पड़ोसी उन्होंने गैंग बना लिए, ठीक है, ऐसे अन्य 20 पड़ोसियों ने गैंग बना ली, ठीक है, अन्य 40 ने गैंग बना ली, आसपास के पड़ोसी हैं, ठीक है। तो इस गैंग को अपन बोलते हैं डोमेन। तो बच्चों इन सभी के एम वेक्टर समान दिशा में होते हैं। तो आप जानते हो गैंग की बात करें तो गैंग में बच्चों वही सदस्य होंगे जिन सभी के विचार एक जैसे मिलते जुलते होंगे, अलग गैंग वालों के विचार अलग आपस में मिलते जुलते हैं। तो ऐसे क्या मतलब है कि ऐसे बच्चों यहाँ पे जो पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों के एम वेक्टर समान दिशा में होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं डोमेन। ऐसे अलग अलग पड़ोसियों के एम वेक्टर अलग अलग दिशा में होते हैं, ठीक है। तो डोमेन में जितने भी पड़ोसी परमाणु होते हैं सभी के एम एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन देखें इस समूह क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, जैसे कि एक डोमेन एरा, इन सभी पड़ोसी परमाणु के एम इस दिशा में, इनके सभी के एम इस दिशा में, इसके सभी इस दिशा में, इसके इस दिशा में, तो इस प्रकार के समूह को क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी यहाँ पे जितने भी डोमेन्स हैं सारे डोमेन्स रैंडम डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, इसलिए उसका एम नेट क्या बन जाता है 0। अब दिखाने होते दिखा दिए कि 3 एरे 3 एरे 3, एक्चुअल में बराबर साइज के नहीं होते। आपको पता है ना किसी ग्रुप में और किसी डोमेन में 10 परमाणु है, किसी में 50 परमाणु है, किसी में 15 है, किसी में 25 है, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं अनियमित रूप से। अब यहाँ मैंने बराबर साइज इसलिए दिखाई है ताकि आराम से पता चल जाए ये डोमेन इससे कट जाएगा, ये डोमेन इससे कट जाएगा, ताकि आराम से हमें कटता हुआ दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे समान साइज दिखा दिए, परंतु समान साइज के होते ही नहीं है, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब जब हम एच वेक्टर आरोपित करेंगे तो एच वेक्टर आरोपित करने पर एच वेक्टर की दिशा में जो डोमेन है उसकी साइज तो थोड़ी बढ़ जाती है, एच वेक्टर की दिशा वाले डोमेन की साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, और अन्य डोमेन की साइज थोड़ी सी घट जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो एच वेक्टर दिशा में डोमेन है वो अन्य डोमेन के कुछ कुछ सदस्यों को अपने में मिला लेता है, अन्य डोमेन के कुछ कुछ सदस्यों को मतलब कुछ कुछ परमाणुओं को अपने में मिला लेता है, तो उसकी साइज तो बढ़ गई और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आया था उसकी साइज घट गई, ठीक है। तो क्या मतलब बच्चों इस तरह से यहाँ पे जैसे यहाँ डोमेन देखो ये एच वेक्टर पर आरोपित किया तो इस दिशा वाला डोमेन ये था, इसकी साइज बढ़ गई है और इन सभी की साइज घट गई है। मतलब यहाँ से यहाँ सब जगह से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गया है, ठीक है, परमाणु मतलब एक एक परमाणु यहाँ मिल गया, तो इसकी साइज तो क्या होगी बढ़ गई, बाकी सब घट गई। देखो इससे तो ये कट जाएगा लेकिन इससे ये नहीं कट पाएगा, तो परिणामी रूप से अब जो पदार्थ है ये प्रबल रूप से एच वेक्टर दिशा में चुंबकित हो जाता है, पदार्थ प्रबल रूप से एच वेक्टर दिशा में चुंबकित हो जाता है, ये अपन ने देखा, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों, लो चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व की व्याख्या हम किससे करते हैं, डोमेन सिद्धांत से करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखें बच्चों डीएमएम, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन बच्चे परमाणु होते हैं, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या सम होती है। अब सम होने से क्या होगा, आधे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, आधे एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट मान क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, एम 0 हो जाएगा, ठीक है। एम नेट 0 होता है, प्रत्येक परमाणु का एम नेट 0 होता है, ठीक है, प्रत्येक परमाणु का एम नेट 0 होता है क्योंकि आधे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आधे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं। जैसे इस तरह से, जैसे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का एम इधर हो गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन का एम इधर हो गया,
ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के एम आपस में कट गए, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एम विपरीत दिशा में होंगे, कट जाएंगे, तो 0 हो गया एम नेट। ठीक है। अब बच्चों जब हम एच वेक्टर आरोपित करते हैं तो एच वेक्टर आरोपित करने पर अब क्या हो रहा है, देखो यहां से यहां समझे, एच वेक्टर आरोपित करने पर जो एच वेक्टर के विपरीत दिशा वाला एम है उसका मान तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और एच वेक्टर के समान दिशा वाले एम वेक्टर का मान थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एच वेक्टर की समान दिशा में कौन है, ये, इसका मान तो थोड़ा सा घट गया है, एच वेक्टर के विपरीत दिशा वाला ये थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, मतलब m2 का मान इस m1 से ज्यादा हो गया है। तो अब यहाँ पे हम देखें m नेट का मान क्या जाएगा, m2 माइनस m1 किस दिशा में, h वेक्टर के विपरीत दिशा में। अर्थात ये पदार्थ है ये h वेक्टर के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है, h वेक्टर के विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाता है, ये अपन देखी। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इन तीनों में जो ये वाला गुण है प्रतिचुंबकीय पदार्थ वाला गुण, मतलब प्रतिचुंबकीय गुण, ये बच्चों एक सार्वत्रिक गुण होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो तो सब में घूम रहे होते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं परमाणुओं में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सब जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो जब हम एच वेक्टर आरोपित करते हैं तो एच वेक्टर को थोड़ा ना पता है कि वो किस पे आरोपित किया गया है, कि फेरोमैग्नेटिक मेटल पर अप्लाई किया है या पैरा पे अप्लाई किया है, डायमैग्नेटिक मेटल अप्लाई किया है। वो तो अपना प्रभाव मतलब समान दिशा वाले एम वेक्टर को घटाना, विपरीत दिशा वाले एम वेक्टर को बढ़ाना, ये वाला प्रभाव तो सब में दिखाएगा वो। लेकिन ये बच्चों ये प्रभाव हमें इस और इस पदार्थ में जो देखने को मिलता है, ठीक है, ये काफी कम होता है, क्योंकि इनके खुद के गुण का जो प्रभाव है वो काफी उच्च होता है। उसकी तुलना में यहाँ पे इनमें प्रतिचुंबकीय गुण, मतलब कहना चाहता हूं क्या, समझो मेरी भावनाओं को, प्रतिचुंबकीय गुण जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर भी होता है, थोड़ा बहुत इसमें भी होता है, लेकिन इनका खुद का गुण ही काफी प्रभावी है, इसलिए प्रतिचुंबकीय गुण यहाँ पे छुप जाता है, पता नहीं चल पाता इनमें। ठीक है, इनमें तो इसलिए ये पदार्थ परिणामी रूप से एफएमएम की तरह बिहेव करता है, ये पीएम की तरह। ठीक है। तो क्या मतलब बच्चों देखो, प्रतिचुंबकीय जो है गुण सार्वत्रिक गुण है, मतलब यूनिवर्सल गुण है, क्योंकि थोड़ा बहुत पीएमएम व एफएम में भी पाया जाता है। ठीक है। तो बच्चों ये चीज अपन ने पढ़ी इसके बारे में, पदार्थों के बारे में, तो चुंबकीय पदार्थ अपन ने कंप्लीट कर लिए। फिर भी 2-3 गुण आपको कुछ एक्स्ट्रा और देखने को मिल जाएंगे। अपनी जो मॉड्यूल है उसके अंदर टेबल बना रखी है, उन टेबल में तुलना कर रखी है इन सभी पदार्थों की, तो उस टेबल को ढंग से पढ़ लेना, उसमें 2-3 गुण आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, केवल याद करने वाली बातें, ज्यादा कुछ खास बात नहीं है वो। ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ पे अपन ने इसमें ये टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम डाउट डिस्कस करेंगे। पहले अपन डाउट डिस्कस करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिज्म के। तो देखिए, तो चलो ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के स्टेज 1, 2 एंड 3 एंड 4 के क्वेश्चंस। तो पहले स्टेज नंबर 1 निकालें। स्टेज 1 बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन 4 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 2 कॉइल्स हैं। ठीक है, 2 कॉइल्स यहाँ पे गिवन है, 2 कुंडलियां गिवन है, दोनों में इक्वल करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, दोनों के सेंटर कॉमन है। ठीक है, एक फिक्स सेंटर है, बट दोनों के प्लेन परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है, दोनों के तल है एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और एक का मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखें, जैसे 2 कॉइल्स हैं इस तरह से और एक इस तरह से 2 कॉइल्स हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों अगर अपन एक सिंगल के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बी आएगा और इसका बी आएगा इस तरफ, ये 2b आएंगे इस तरह से, और इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा बेटा, √2 टाइम्स ऑफ बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, दोनों बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे इस तरह से, लंबवत आएंगे एक दूसरे के लंबवत आएंगे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो हमसे क्या पूछा बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड और सिंगल का रेशो। तो यहाँ से अपन देखें बी नेट अपॉन बी, बी नेट अपॉन बी क्यों लिखा जाएगा बेटा, √2, ये आएगा आंसर। बी नेट अपॉन बी इज इक्वल टू √2 मींस कौन सा आ जाएगा, 4th आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आंसर 4th हो जाएगा इसका। √2 के लिए √2 अपॉन 1 एक ही बात है, √2 अपॉन 1। ठीक है, बी नेट अपॉन बी इज इक्वल टू √2 अपॉन 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या बोला बच्चों उसने कि यहाँ पे एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, एक लंबा तार दे रखा है बेटा, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1/4 पाई एम्पियर, 1/4 पाई एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे हमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान निकालना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे इसका मान क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं, मींस
इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के इक्वल होता है, ये अपन जानते ही है। तो बच्चों म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है बच्चों, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और जो सिग्मा आई है इसके अंदर, इस वायर के अंदर से कितनी करंट गुजर रही है बच्चों, कितनी करंट पास हो रही है, 1/4 पाई। तो सिग्मा आई आपको यहाँ पे 1/4 पाई दिया हुआ है, तो 4 पाई से 4 पाई उड़ा दो, तो क्या आएगा रिजल्ट, 10⁻⁷। ठीक है, यह जाएगा रिजल्ट। कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर आ गया इसका। 24 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पे 37 नहीं, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो इस तरह से आपसे क्या कहना चाहता है, समझे बात को। इस तरह अपन ने एक प्लेन ड्रॉ किया जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा दी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से आपसे कह रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है, तो एक काम करें बच्चों, यहाँ पे इसको अपन थोड़ी देर के लिए प्लस चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। उसका जो आंसर आएगा उसका हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको अपन ने लिया पॉजिटिव चार्ज, मींस पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, ये अपन ने लिया लेट पॉजिटिव चार्ज, लेट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इसकी थी नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये कह रहा है बेटा इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है, वर्टिकल अपवर्ड। इस पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन लग रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बेटा आप लोगों हम जानते हैं जो राइट हैंड स्लैप रूल होता है, चपेट का नियम, इसका यूज करें हम बच्चों। फिंगर्स रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब रखते हैं वेलोसिटी के अलोंग, तो फोर्स लगता है। ठीक है, वो किसको शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स को। तो बच्चों हम देखें फिंगर्स को हमें रखना है वेलोसिटी के अलोंग, थंब को रखना है वेलोसिटी के अलोंग, फिंगर्स को हम इधर रखेंगे वेस्ट की तरफ, तभी फोर्स का लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अंगूठा रख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, मतलब वेग की तरफ, उंगलियां रखेंगे इस तरफ वेस्ट की तरफ, तभी हम देखें चपेट ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए इस तरफ होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए इस तरफ आएगा, बी वेक्टर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए बी वेक्टर लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज के लिए बी वेक्टर किधर आएगा, टुवर्ड्स ईस्ट। बी वेक्टर विल बी टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब पूरब की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो देखा था इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया इधर। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, इस तरफ। कुछ नहीं करना, अपोजिट कर दो अपने आप ही, उसको प्लस मान के आंसर निकालिए, जो रिजल्ट आ रहा है उसका उल्टा कर दो, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें इस पे क्या जाएगा आंसर, इस फर्स्ट आंसर आएगा 34 का पूरब की ओर। 34 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे सिंगली आयोनाइज्ड आइसोटॉप्स हैं, मतलब एकल आयनित, मतलब सिंगल आयोनाइज, मतलब सब पे क्या सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है। ठीक है, सिंगल आयोनाइज्ड है, एकल आयनित है, मतलब सिंगल आयोनाइज्ड है। ठीक है, मतलब सब पे चार्ज क्या है, ई के इक्वल है, सब पे चार्ज ई के इक्वल है, मतलब क्यू इज इक्वल टू सेम गिवन है यहाँ पे। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे सेम गिवन है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सेम गिवन है, में से यहाँ पे प्रोटॉन्स सेम गिवन है। यहाँ पे आइसोटॉप बोला गया बच्चों, यहाँ पे आइसोटॉप्स मतलब प्रोटॉन सेम है। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे सेम है, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू सेम, क्योंकि दशा भी क्या है, आइसोटॉप्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे सेम है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे सेम दे रखी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सबकी वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी यहाँ पे सेम दे रखी है, v इज इक्वल टू सेम, वेलोसिटी यहाँ पे सेम है। अब बच्चों यहाँ पे हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इनको सेम बी वेक्टर में अगर अपन एंटर कराएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसके लिए रेडियस ऑफ सर्किल ग्रेटर होगी, मतलब यहाँ पे हम बताना है कि सारे ऑप्शन देखें, जो वक्रता त्रिज्या है किसके लिए सबसे ज्यादा होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे लिए ग्रेटर किसके लिए होगी, ये हमें चेक करनी है। तो जो अपन जानते हैं यहाँ जो फॉर्मूला होता है आर का, आर इज इक्वल टू पढ़ा है अपन ने क्या होता है, एमवी अपॉन क्यू बी, ये पढ़ाई बेटा अपन ने, आर इज इक्वल टू एमवी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पे वी सेम है, क्यू सेम है, बी सेम है, तो यहाँ से आप देखिए आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एम, आर इज प्रोपोर्शनल टू एम एंड एम इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल बच्चों जो मास होता है, आज हम बोलते हैं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का जो द्रव्यमान है, एटम का जो मास है, वो किस, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, रेस्पॉन्सिबल कौन होता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन प्रोटॉन तो सब में सेम है। आइसोटॉप्स में हम जानते हैं जो समावयवी, ठीक है, यहाँ पे जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों में मतलब आइसोटॉप्स पे सब जगह प्रोटॉन तो सेम होते हैं सब में, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें उनका जो मास डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, उसका रीजन कौन बन रहा है, उसका कारण कौन बन रहा है बच्चों? न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो सब में सेम है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स की वजह से सबका मास डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि R इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड मास इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे जिसमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे उसके लिए R की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे? ठीक है, तो फोर्थ सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा इसका, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, बट दोस मोर न्यूट्रॉन्स वुड बी अलाउ पाथ लार्ज रेडियस, जिसमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगी, मतलब R की वैल्यू ज्यादा आएगी, अपन ने देख लिया। क्वेश्चन 42 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे, यस देखिए क्वेश्चन 47 पढ़ो बच्चा, क्या कह रहा है? क्वेश्चन 47 में आपसे कह रहा है कि एक कण है, इस पे आवेश का मान 10 की घात -2 कूलम, मतलब पार्टिकल पे चार्ज गिवन है 10 पावर -2 कूलम। ठीक है, और ये x एक्सिस के अलोंग अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड से। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 10 पावर -10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वेलोसिटी के लंबवत लग रहा है, परपेंडिकुलर। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स यहाँ पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे अपन जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। आप जानते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। नॉर्मल सी बात है, अपन जानते हैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? बी फाइंड करना है, तो बी इक्वल टू क्या जाएगा? बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए हमें आगे क्या निकालना है? बी की वैल्यू फाइंड करनी मिनिमम। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। साइन थीटा बेटा अगर मैक्सिमम होगा तो उस केस में बी की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम। बी की वैल्यू मिनिमम आई तो उस टाइम में साइन थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है 90 पे, 9 डिग्री पे वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो बी मीन इज इक्वल टू कर दें एफ अपॉन क्यू बी, बस ये रख दें एफ अपॉन क्यू बी। एफ दे रखा है, क्यू दे रखा है, वी दे रखा है। ठीक है, तो सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब बच्चों उसके फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 50 में यहाँ पे दो पार्टिकल हैं एक्स एंड वाई, टू पार्टिकल्स, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है। ठीक है, इक्वल चार्ज गिवन है। ठीक है, दोनों को हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट कर रहे हैं, दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, और फिर उनकी जो रेडियस आगे सर्किल पाथ की जो रेडियस है, एक की R1 है और एक की R2 है, उनके हमें मासेस के द्रव्यमान के अनुपात ज्ञात करने, मास का रेशियो फाइंड करना है। तो चलो देखो, ये अपन जानते हैं R जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये होता है √2m। ठीक है, √2m क्यू बी अपन देख चुके हैं ये चीज। ठीक है, √2m ई अपॉन, यहाँ पे ई को अपन क्यू इंटू बी लिख दें, अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, R इक्वल टू √2m क्यू बी अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर, यहाँ पे v सेम है, यहाँ पे R की वैल्यू भी आपको सेम दे रखी है, R इक्वल टू सेम। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करके इसको इधर ले आऊं तो यहाँ से b प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा? v मास की वैल्यू देखें, यहाँ पे मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? R स्क्वायर। एक मिनट, नहीं मास, रेडियस सेम नहीं है, रेडियस तो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसको हमने कैपिटल R बोल दिया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या क्या सेम है? v सेम दे रखा है आपको, v की वैल्यू सेम है, यहाँ पे v यहाँ पे सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रखा है। ठीक है, चार्ज भी दोनों पे सेम है। ठीक है, बी की वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ पे R इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बेटा? √m। R इज प्रोपोर्शनल टू √m है, तो यहाँ पे हम m प्रोपोर्शनल टू क्या कर सकते हैं? R स्क्वायर। बस यही आंसर, m इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो m1 अपॉन m2 क्या जाएगा? R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा? थर्ड। ठीक है, 50 का थर्ड हो जाएगा। 50 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 आपसे चार्ज पार्टिकल, देखिए अच्छा क्वेश्चन है भी। चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे 10 i कैप दे रखा है। मतलब इस तरह से यहाँ पे अगर मैं x एंड y x बनाऊं, ये x एक्सिस y एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बच्चों इस डायरेक्शन में x एक्सिस की तरफ, ये इस तरफ यहाँ पे हमने b वेक्टर अप्लाई किया है, क्योंकि i कैप दिया ना बेटा। देखो ढंग से क्या लिखा है, b वेक्टर का मान कितना दे रखा है यहाँ पे
10 आई कैप, तो यहाँ किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। और बच्चों फिर जो वेलोसिटी है ये 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप दे रखी है, मतलब आई कैप एंड जे कैप दोनों दे रखे हैं। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी थीटा एंगल पर बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह से थीटा एंगल, तो यहाँ पे जो हमें एंगल दे रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप दे रखी है, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो यहाँ से हम देखें यहाँ जो थीटा की वैल्यू है ना तो 90 डिग्री है और ना ही 0 डिग्री है। में हम देखें यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में दिख ही रहा है। और ये केस अपन देखा था 0 से 90 के बीच में अगर एंगल होता है तो इसमें पाथ कैसा बने बच्चों, पाथ इज इक्वल टू क्या होगा इसका, हेलिकल, ठीक है, पाथ इज इक्वल टू हेलिकल, ठीक है। तो हेलिकल पाथ पे मूव करेगा तो कौन सा आंसर रहेगा इसका, थर्ड, ठीक है, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आ रही है। अब बच्चों 53 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए 62 देखें अपन यहाँ पे इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 62, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 62। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे देखो इस तरह से ये बच्चों एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस तरह से, देखिए ये समझो डायग्राम को, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ये अपन दिखा दी। यहाँ बच्चों इसमें एक वर्टिकल वॉल है एन एस के लॉन्ग, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार दिखा रखी है इस तरह से, एक वर्टिकल वॉल यहाँ पे अपन रखी है, वर्टिकल वॉल, एक ऊर्ध्वाधर दीवार है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये अपन ने शो कर दी वर्टिकल वॉल, ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है, ऊर्ध्वाधर दीवार जिसकी एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा बच्चों इसमें यहाँ पे अपन ने कंपास निडल को रखा है, कहाँ पे रखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, मतलब इसके वेस्ट साइड, मतलब इस वॉल के वेस्ट साइड मतलब पश्चिम की तरफ यहाँ पर एक कंपास रखा है। अब क्या है जो इसकी सुई है बेटा कंपास की निडल, वो किस तरफ इंडिकेट कर रही है, इस डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में। अच्छा अपन एक चीज जानते हैं बच्चों, जो मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास जो होता है बेटा, इसकी निडल हमेशा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है BH वेक्टर उस डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई भी यहाँ पे अदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये निडल किस तरफ रहेगी, S से N की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ रहेगी। लेकिन अभी आपसे कह रहा है कि यहाँ पे निडल नॉर्थ की तरफ ना होकर किधर है, साउथ की तरफ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है जो किस तरफ अप्लाई हो रहा है, साउथ की डायरेक्शन में, ठीक है, और उसकी वैल्यू BH वेक्टर से भी ज्यादा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा है, तभी नेट जो सुई है वो किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, इस साइड में। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई अदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता, तो ये निडल है किस तरफ होती बेटा, नॉर्थ साइड में, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, निडल नॉर्थ की जगह किधर है, साउथ की साइड में। इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे मीडिया कोई सिस्टम है जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन किधर है, S से N की तरफ। तो वही पूछा है कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, करंट कैरिंग वायर, एक यहाँ पे धारावाही तार उत्पन्न कर रहा है, वो बताना है किस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि यहाँ पे जो केबल है वो केबल किस तरह से रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो केबल है वो किस तरह से होना चाहिए, देखो यहाँ बच्चों इसमें यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, इस तरफ चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो यहाँ पे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए अब देखिए यहाँ पे मुझे जो केबल है ऐसे लेना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ जो तार है ऊर्ध्वाधर लेना पड़ेगा, और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हमें लेनी पड़ेगी इस तरह से आई। सोचिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से आई करंट है, यहाँ पे इसके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो देखो यहाँ पे स्लैब रूल लगाए अपने, चपेट का नियम, अंगूठा रखेंगे आई की दिशा में, फिंगर्स को रखेंगे इस पॉइंट पे, चपेट आएगा इस तरफ। इसका मतलब यहाँ पे देखो समझो यहाँ पे डायरेक्शन अपवर्ड क्यों नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि हम थंब को रख रहे हैं आई की दिशा में, फिंगर्स को इस पॉइंट की तरफ, तो उस पर चपेट आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये तो चाहिए पर मैग्नेटिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, तो उसका करंट किधर चाहिए, अपवर्ड। अगर करंट डाउनवर्ड रखते तो फिंगर्स को रखने पे चपेट किधर आता, अंदर की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ। हमें नॉर्थ को थोड़ा चाहिए चपेट, हमें चपेट किधर चाहिए, साउथ की तरफ, तो ये तभी पॉसिबल है जब करंट किधर हो, अपवर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा इसका, अपर डायरेक्शन में चाहिए करंट, तो यहाँ पे क्या जाएगा रिजल्ट, फर्स्ट आ जाएगा 62 का, फर्स्ट ऑप्शन। 62 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 66, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे तो दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, दो चालक तार दे रखे हैं, लंबे चालक तार दे रखे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे पैरेलल हैं, और क्या है, एक में तो करंट कांस्टेंट है, ठीक है, और एक में करंट कैसी बेटा
अल्टरनेटिंग करंट दे रखी है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों अगर इसकी एवरेज वैल्यू अगर अपन देखें, एवरेज वैल्यू जो यहाँ पे करंट आपको बता रखी है, इसकी एवरेज वैल्यू अपन देखेंगे I1, एवरेज I1 की वैल्यू तो क्या आएगी बच्चों, जो करंट यहाँ पे दे रखी है वही आएगी I, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसका एवरेज वैल्यू वही बच्चों वही होता है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है, नियत है, तो उसकी अगर कोई भी बच्चों भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू भी वही रहेगी। ठीक है, बट यहाँ पे हम देखें सेकंड केस में जहाँ पे I2 बच्चों, सेकंड करंट I2 है, I2 यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, I2 यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें प्रत्यावर्ती धारा है, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए अल्टरनेटिंग करंट के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, AC दे रखी है, बिकॉज AC। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम जो यूज करते हैं यहाँ पे F इक्वल टू ILB। ठीक है, या कहते हैं दो वायर्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स आप जानते हो कितना लगता है, दो समांतर धारावाही तार हैं पैरेलल वायर्स, उनके बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, अपन देखते हैं तो यहाँ पे I1 I2 क्या होती है, कांस्टेंट करंट्स होती हैं, मिस एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, और यहाँ पे देखें F इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी का यूज करते हैं, तो ये वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि I1 I2 यहाँ पे क्या होता है, एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि फोर्स बिटवीन टू वायर्स इज क्या जाएगा बच्चों, एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, F एवरेज की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे उसके बाद 66 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बच्चों यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे जो वायर है कुछ इस तरह से रखा है वायर, यहाँ पे ये वायर इस तरह से मोड़ रखा है, इस तरह से वायर है। ठीक है, यहाँ बच्चों इसमें ये पॉइंट जो है इस जगह पॉइंट आपको देखा है, इस जगह पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 2 दी रही है कि नहीं, 2 यहाँ लिखा है, क्लियर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे जो करंट आपको दिखा रखी है, करंट इधर जा रही है इस तरह से ये, तो जो यहाँ से तक की डिस्टेंस क्या होगी, ए से बी तक की डिस्टेंस, ये एल परपेंडिकुलर आएगी, ये डिस्टेंस यहाँ से तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसको शो कर रही है, एल परपेंडिकुलर को, एल परपेंडिकुलर। तो एल परपेंडिकुलर क्या होगा, तो उसके लिए बच्चों देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन देखें, यहाँ पे आपको जो इक्वेशन रखी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है, तो हम देखें एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस 2, y इक्वल टू प्लस माइनस 2 ये आएगी वैल्यू। ठीक है, तो प्लस 2 जो आ रही है वो तो किसके लिए, फॉर ए, पॉइंट ए के लिए। ठीक है, एंड माइनस 2 किसके लिए, फॉर पॉइंट बी, क्योंकि y की 2 आ रही है तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम देख रहे हैं ए तो यहाँ पे इस ओरिजिन से मतलब मूल बिंदु से ऊपर है, तो इसके लिए ए के लिए तो y पॉजिटिव है, और जो b है ये नीचे की तरफ है, इसके लिए y नेगेटिव है। अब बच्चों एक प्लस 2 पर है, एक माइनस 2 पे। ठीक है, y की वैल्यू प्लस 2 माइनस 2, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम देखें एल परपेंडिकुलर, यहाँ पे एल परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि एक ये 2 और ये 2 हो गई, तो यहाँ से डिस्टेंस 2 2 है, ये भी 2 ये भी 2, तो एल परपेंडिकुलर टू क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगी एल परपेंडिकुलर 4 बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अब यहाँ बच्चों देखिए, अब इस एल परपेंडिकुलर की डायरेक्शन की अपन बात करें, किधर है करंट, दो गौर से बेटा, करंट किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है उसी तरफ अपन क्या लिखते हैं, एल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एल परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, फॉर जे कैप, बिकॉज आई वेक्टर, क्योंकि करंट यहाँ पे अपवर्ड है, बिकॉज आई इज अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड, क्योंकि करंट यहाँ बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, करंट यहाँ पे अपसाइड है। ठीक है, करंट यहाँ पे ऊपर तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है करंट, इसलिए 4 जे कैप लिखेंगे, क्योंकि एल वेक्टर की डायरेक्शन करंट की तरफ होती है, धारा की तरफ होती है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर इक्वल टू अपन जानते हैं आई एल क्रॉस बी होता है, या कहते हैं एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई इक्वल टू एल क्रॉस बी लिखते हैं, एफ बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बच्चों आई यहाँ पे जो करंट है, इस करंट को 2 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, करंट वैल्यू 2 एम्पियर दे रखी है, तो यहाँ पर देंगे 2 एम्पियर। ठीक है, एल परपेंडिकुलर कितना है, 4 जे कैप, एंड बी वेक्टर में कितना रखा है क्वेश्चन में, बी वेक्टर माइनस 4 के कैप, माइनस 4 के कैप लिखा हुआ है, माइनस 4 के कैप। ठीक है,
तो यहाँ पे j क्रॉस, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जाए 8 और 32 हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा -32 i कैप। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों j क्रॉस k क्या होता है, i होता है, और -32 i कैप बन जाएगा इसका रिजल्ट। तो कौन सा आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब जो 69 हो गया, उसके बाद देखें स्टेज नंबर सेकंड। स्टेज नंबर सेकंड का पहले को देखें क्वेश्चन नंबर 18 को। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ बच्चों, यहाँ पे देखो क्या दिया क्वेश्चन 18, समझे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा आई, यहाँ पे 3 लॉन्ग वायर्स हैं इस तरह से बच्चों। देखो यहाँ पे ये अपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। देखिए ये अपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना दी इस तरह से, आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये बच्चों एक्स, ये वाई एंड ये जेड एक्सिस, ये अपने एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस बना दी। अब यहाँ पे जो 3 तार हैं, एक में धारा जा रही है इस तरफ, ठीक है, एक में करंट इस तरफ है, ये एक में तो करंट इस तरफ दे रखी है, ठीक है, एक में करंट दे रखी है इस तरफ, ठीक है, एक में करंट दे रखी है इस तरफ दे रखी है इस तरह से, और एक में करंट दे रखी है जेड की तरफ इस तरह से, ये ठीक है। 3 करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब बच्चों जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, यहाँ पे दे रखे हैं ये 0 0 -a। तो इसके जो निर्देशांक के पॉइंट के जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये इस जगह वही है 0 0 -a, ठीक है, 0 0 -a दे रखा, तो यहाँ पे होगा पॉइंट इस जगह। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस a होगी, डिस्टेंस a, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे 0 0 -a बोला गया है, मींस जेड एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखें जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो तो जो तीनों में करंट यहाँ पे सेम दे रखी है, ठीक है, तीनों में करंट सेम है। तो यहाँ पे चलो एक काम करें, इसको बोल दें I1, इसको बोल दें I2, इसको बोल दें I3। हालांकि तीनों करंट सेम है, ये भी I है, ये भी I, ये भी वैल्यू I है, ये वाली वैल्यू भी I दे रखी है आपको, ये वाली वैल्यू भी I, तीनों की तीनों वैल्यू I आपको दे रखी है, I1 I2 I3, ठीक है, तीनों की वैल्यू यहाँ पे I है। अच्छा पहले आप देखें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बाय I1, हम देखें यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट वेक्टर, ठीक है, बी नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है बेटा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। तो बच्चों B1 वेक्टर की वैल्यू तो क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों आएगी बच्चों 0, क्योंकि जो I1 करंट है ये पॉइंट उसकी एक्सिस पर ही है, ठीक है, मतलब पॉइंट कहां है बच्चों, इस तार की अक्ष पर ही है, एक्सिस पर। हम जानते हैं एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब बच्चों इस I2 जैसे देखें, I2 जैसे ये लॉन्ग वायर है और यहां से इसकी डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबा दूरी कितनी है a, ठीक है। हम जानते हैं एक लॉन्ग वायर होता है अनंत लंबाई का तार, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, μ0 I/2πr होती है वैल्यू, μ0 I/2πr। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, μ0 I/2πr, μ0 I/2πr, r तो यहाँ पे क्या है, एक इक्वल। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपन देखें, तो जो डायरेक्शन क्या करें, अंगूठा रखेंगे वाई दिशा में, ठीक है, थंब को रखेंगे वाई डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखेंगे ए की तरफ, तो स्लैब एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में आएगा B1 नेगेटिव एक्स के अलोंग, ये आएगा B1 B2, ये क्या है बच्चों, B2 वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, B2 वेक्टर। तो B2 वेक्टर किस डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या आएगा माइनस का आई कैप हो जाएगा, माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप। फिर हम आए चलो B3 पे, मतलब थर्ड वायर की वजह से, ये भी लॉन्ग वायर है, तो μ0 I/2πd मतलब 2πa, ये तो मेरे साथ इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, परिमाण। इसकी डायरेक्शन क्या है देखिए बच्चों, यहाँ पे अंगूठे को रखेंगे आई की दिशा में, आई की दिशा में मतलब इस तरफ, ठीक है, उंगलियां रखेंगे नीचे की तरफ, तो इस पे चपेट कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है चपेट, इनवर्ट डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वाई डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से वाई डायरेक्शन में इस तरफ ही आएगा, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बेटा यहाँ पे वाई डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से ये आएगा B3 वेक्टर, B3 आएगा इस डायरेक्शन में, दिखा दिया अपन ने B3, ठीक है, B3 की डायरेक्शन ही आएगी। तो चो अभी यहाँ पे B3 की जा रहा है नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव वाई दिशा में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस जे कैप लिख देंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन आ गया, यहाँ पे माइनस तो आई कैप है एंड प्लस जे कैप, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर ये निकाल लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे आपको दो संकेंद्रीय लूप दे रखे हैं, ठीक है, कॉसेंट्रिक सर्किल कंडक्टर्स दे रखे हैं, दोनों का सेंटर सेम है,
ठीक है, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है, डायरेक्शन आपको दिखाई रखी है, सेम डायरेक्शन है। अब दोनों की रेडियस का रेशो कितना दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि रेशो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा बच्चों, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी से बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम किसे बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे अब बच्चों हम जानते हैं सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, आप जानते हो बच्चों सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है। B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये अपन जानते हैं फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हमें R का रेशो दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशो दे रखा है, और हमसे करंट का रेशो पूछ रहा है। तो यहाँ से हम देखें दिस इंप्लाइज I इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बच्चों, B इंटू R। I इज प्रोपोर्शनल टू B इंटू R आएगा। तो यहाँ से मैं I1 अपॉन I2 निकाल दूं, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, B1 अपॉन B2 इंटू R1 अपॉन R2। तो यहाँ पे बच्चों B1 अपॉन B2 का मान तो कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, नहीं 1/3 दे रखा है, 1/3, एंड रेडियस का जो रेशो दे रखा है 1/2 दे रखा है। तो क्या बन जाएगा आंसर, ये 1/6, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन। 19 का क्या बन जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। बात पहले पढ़ी, चलो आगे देखें फिर क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों आपसे, इसमें कह रहा है स्टडी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एक सिलेंड्रिकल वायर। मतलब बच्चों को एक बेलनाकार वायर है, बेलनाकार तार है, सिलेंड्रिकल तार, उसमें बच्चों करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। करंट फ्लो हो रही है, तो आपसे कह रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है हमें, कहाँ पे जीरो होगी, नॉन जीरो होगी। वैसे आपको मैंने जब ACL समझाया था, अपन ने वो देखा था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की अपन ने तुलना की थी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो A पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ वायर इज जीरो, नहीं वायर की एक्सिस पर अंदर जो वायर की अक्ष पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो थोड़ा होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है अंदर सब जगह यूनिफॉर्म होता है तार के अंदर। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ वायर इज जीरो, यस बिल्कुल सही है कि तार की जो अंदर अक्ष है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। तो A तो करेक्ट, B तो करेक्ट हो गया। अब देखें C, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ वायर इज जीरो, मतलब विसिनिटी मींस वायर के आसपास। तो हम जानते हो वायर के आसपास में बाहर की तरफ, तो बाहर के वायर के आउटसाइड, उसके वायर के आसपास मतलब जस्ट बाहर वायर के, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल तार के अंदर ही होता है, उसके आसपास जो बाहर की तरफ है वहां तो फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो B भी सही है, ठीक है। और D कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ वायर इज जीरो, नहीं वायर के बाहर तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, वायर के पास में भी होता है, बाहर भी होता है, केवल वायर के अंदर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और सब जगह तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता ही है। तो इसलिए D रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, B एंड C करेक्ट है स्टेटमेंट, तो आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। तो 24 का जो आंसर आएगा तो B एंड C बच्चों करेक्ट है, B एंड C यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट अपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखें 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बेटा आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे बताया गया यहाँ पे इस तरह से ये एक शीट है, ठीक है। इस शीट के समांतर यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अप्लाई कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक चार्ज पार्टिकल को इस पे वेलोसिटी से दिया, वेलोसिटी प्रोवाइड की इसमें V वेक्टर से। तो V वेक्टर की वजह से यहाँ पे अपन इसको प्रोवाइड करेंगे वेलोसिटी, तो इस तरह से ये यहाँ से घूमता हुआ इधर आएगा ये पार्टिकल, ठीक है, इस तरह से। तो बेटा यहाँ की जो इसकी डिस्टेंस है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस आपको दे रखी D, यहाँ से इसको हमने D डिस्टेंस है, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया है, ये डिस्टेंस यहाँ पे आपको D दे रखी, डिस्टेंस D है, ठीक है। और बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे जो पार्टिकल है इस तरह से सर्कुलर पाथ को, ये एक तरह से आधे सर्किल बन रहा है, सेमी सर्किल, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है, यहाँ से बाहर निकल रहा है ये इस जगह, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेगा इस जगह। तो ये V वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था, ये डिस्टेंस आपको D रखी, D डिस्टेंस पे से, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें इस जगह हमसे क्या पूछ रहा है कि इस वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये इस प्लेट से न टकराए, बिना प्लेट को हिट किए ये टर्न कर जाए। तो यहाँ से अपन देखें इस जगह R मैक्स, ये जो R है, D की जो वैल्यू है, तो जो यहाँ पे R की जो मैक्सिमम वैल्यू है, रेडियस, मैक्सिमम रेडियस, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस, मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस जो है R, ये क्या होनी चाहिए बच्चों, D के इक्वल, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस D के इक्वल होनी चाहिए, तभी हिट नहीं करेगा, तभी नहीं टकराएगा। तो हम चाहते हैं नहीं टकराए, तो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस D के इक्वल होनी चाहिए, और R इक्वल टू का तो जो mv अपॉन क्यू भी,
मीन्स एम वी अपॉन क्यू बी अप्लाई कर रहा हूं मैं, एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से अपन को क्या फाइंड करना है, हमसे क्या पूछा, यहाँ से वी मैक्स की पूछ रहा है, तो यहाँ से वी मैक्स निकाल लो। तो वी मैक्स इक्वल टू क्या जाएगा, वी मैक्स इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू बी डी अपॉन एम। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे अपन सॉल्व कर लेंगे 36 को। 36 के बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ऑन एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। देखो अब यहाँ पे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत उसको प्रोजेक्ट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत उसको हम प्रक्षेपित कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उस केस में इसके जो पाथ की रेडियस है, ठीक है, वो r1 है, और अगर अपन उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी रेडियस r2 होती है। ठीक है, तो हमें r1 अपॉन r2 का रेशियो फाइंड करना है। तो जैसे अपन याद करो, अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेडियस कैसे फाइंड की थी, कैसे फाइंड की थी, हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स था QVB, उसको हमने किसे इक्वल किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स के, अभी केंद्रीय बल के इक्वल किया था। ठीक है, मींस QVB को आपने इसके इक्वल किया mv² अपॉन r के। ऐसे बच्चों अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आगे एक तरह से रेडियस सर्कुलर पाथ पे उसको टर्न कर रहा होता, ठीक है, वृत्तीय पथ पे मोड़ रहा होता, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, हम जानते हैं विद्युत बल का मान क्या होता है, QE होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का मान, वो QE को हम बराबर करेंगे किसके, mv² अपॉन r के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए यहाँ पे बच्चों mv² अपॉन, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो mv² अपॉन r1, इसको हम किसके इक्वल करेंगे बच्चों, QE के इक्वल। ठीक है, QE के इक्वल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे mv² अपॉन r2, mv² अपॉन r2 इसको किसके इक्वल करेंगे, QVB के इक्वल। क्लियर, आई बात समझ में। ये फर्स्ट केस में जो रेडियस r1 है, यहाँ पे अभी केंद्रीय बल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। सेकंड वाले केस में कौन होगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स QVB। तो यहाँ से अपन देखें इस जगह, अगर यहाँ पे हम इसको ये यहाँ पे इसको V0 कर लेना, V0 है वेलोसिटी। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पे क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे mv0² से तो mv0² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये r2 अपॉन r1 बन जाएगा। से r2 अपॉन r1, यहाँ से देखो r2 अपॉन r1 की वैल्यू क्या हो गई, ये आ गई q, यहाँ से q भी कैंसिल होगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा e अपॉन v0b। ठीक है, और हमसे पूछा क्या बेटा, r1 अपॉन r2 पूछा है, तो इसलिए बच्चों r1 अपॉन r2 वैल्यू क्या जाएगी, रेशो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू, रेशो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू जाएगा v0b अपॉन e। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ये आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। 41 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 45, पार्टिकल ऑफ चार्ज q। ठीक है, चार्ज इस पे q दे रखा, पार्टिकल पे इसका मास आपको m दे रखा है। ठीक है, आवेश q है, द्रव्यमान इसका m है। यहाँ बच्चों ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E0 i कैप इधर रखी वैल्यू, और बी इलेक्ट्रिक वैल्यू B0 i कैप दे रखी है, और वेलोसिटी V0 j कैप दे रखी है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि कुछ कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 2v0 हो जाएगी। अच्छा बच्चों तो आप देखिए यहाँ पे कितने टाइम बाद इसकी स्पीड 2v हो जाएगी, हमें बतानी है। अच्छा बच्चों आप बताइए बच्चों, स्पीड या कहते हैं वेलोसिटी को, वेर यहाँ पे हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम जानते हैं स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है मैग्नेटिक फील्ड में, ओनली स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मींस स्पीड जो है उसको वेरी कौन करता है, मतलब किसकी वजह से वो वेरिएबल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फिक्स बना रहता है। तो यहाँ पे हम देखें वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी चेंज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें इसके अंदर, तो जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखते हैं v इनिशियल वेक्टर प्लस a इंटू टी, ये लिखते हैं a वेक्टर इंटू टी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, क्यों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जो लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी QE। फोर्स कांस्टेंट है और फोर्स में अगर मैं मास का डिवाइड कर दूं मतलब QE बाई m, तो जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब भी किसी कण का बच्चों त्वरण का मान नियत होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, गति की समीकरण है। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ये लगा रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, आप जानते हैं उसके बारे में। तो जो अब यहाँ पे v इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें किधर दे रखी है बच्चों, v0 j कैप,
इसको लिख दिया मैंने वी नॉट जे कैप। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो ए वेक्टर है, इस एक्सलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? क्यू ई बाई एम, और इसके लिए डायरेक्शन दे रखी है आपको आई कैप, ई नॉट आई कैप। ठीक है, लिख दिया अपन ने क्यू ई नॉट अपॉन एम आई कैप, और टाइम यहाँ पे टी लिख दिया। ठीक है, वी फाइनल वेक्टर। अब यहाँ पे इसका अपन ले लें मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण इसका अपन फाइंड करें मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे वी एफ इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्यू ई नॉट अपॉन एम होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे टी भी आएगा, इसमें टी भी था साथ में, यहाँ टी है, क्यू ई नॉट टी होल स्क्वायर। अब चलो इस v फाइनल की वैल्यू में कितनी रखी है? 2v0 दे रखी है, इसको रख दो यहाँ पे 2v0। ठीक है, चलो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दें ताकि यहाँ रूट हट जाएगा। v0 स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्यू ई नॉट टी अपॉन एम होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लो, तो यहाँ से t आंसर आ जाएगा आपको। तो t का जो आंसर जो आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में आ जाएगा √3 एम नॉट v अपॉन क्यू ई, इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे ना, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सॉल्व करने पे एम वी नॉट। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अब यहाँ बच्चों एक ट्राइंगल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको एक त्रिभुज बता रखा है, तो इसकी साइड का, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? एल है, एवरी साइड एल दे रखी है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसमें? आई। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रखा हुआ, देखिए इस तरह बच्चों यहाँ पे ये लूप है, ये एक लूप है, करंट कैरिंग लूप। अब बच्चों इसकी प्रत्येक भुजा का मान एल है, ये वाली साइड भी एल है। ठीक है, एवरी साइड यहाँ पे एल है। अब यहाँ समझना बच्चों, ये साइड एल है, तो ये जो लेंथ बनेगी, ये लेंथ कितनी आएगी? यहाँ पे जानते हैं एंगल, ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ये एंगल 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये जो एल है, ये एल cos 60 एल sin 60, तो मतलब ये आएगी एल sin 60 बराबर। तो एल sin 60 का मान क्या होता है? √3/2। sin 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 एल ये हो गया। तो इसका जो एरिया बनेगा, इसका एरिया कितना जाएगा? इसका अगर अपन एरिया फाइंड करें तो एरिया इज इक्वल टू, हम जानते हैं ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होता है उसका? ये एल है, बेस यहाँ पे एल है, ये डिस्टेंस बेस की एल है, हाइट कितनी यहाँ पे? √3/2 एल। ठीक है, तो क्या जाएगा ये? √3/4 एल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमसे क्या पूछा? इस पे टॉर्क क्यों पूछ रहा है, इस पे बलागुण का मान। टॉर्क का मान क्या होता है? टॉ इज इक्वल टू अपन को पता है यहाँ पे NIA। ठीक है, यहाँ पता है BINA साइन थीटा होता है, तो थीटा तो यहाँ पे कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सॉरी 0 नहीं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री बच्चों? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से यहाँ पे इसके प्लेन के अलोंग, जो इसका समतल है बच्चों, इस ट्राइंगल के अलोंग इसका ये क्या बच्चों? बी वेक्टर है। ये बी वेक्टर तो है इस डायरेक्शन बी वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ बच्चों? इस तरह से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है और ये बी वेक्टर इधर है, तो दोनों में एंगल कितना है? 90। ठीक है, यहाँ पे 90 पुट कर दिया। अब यहाँ पे जो बी क्यूल, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख दो BIN, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, ए यहाँ पे कितना बच्चों? √3/4 एल स्क्वायर। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका आंसर, फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा, टॉ का मान। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 46 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसमें चित्र में एक कॉइल दिखा रखी, कुंडली दिखा रखी है, एक बॉल पे लपटी हुई है, कॉइल पे। ठीक है, स्फीयर पे ये कॉइल लपटी हुई है। अब इसका mg कहाँ लग रहा है बच्चों? डाउन साइड में। यहाँ पे समझे, इसका mg यहाँ पे डाउन साइड में लग रहा है। ठीक है, mg यहाँ पे डाउन साइड में, मतलब कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में ये इस तरह से एक बॉल है। ठीक है, यहाँ पे इस पे यहाँ पे कॉइल लपटी हुई है, इस पे कॉइल है, इस तरह से कॉइल। ठीक है, मैनी टर्न्स है, कई सारे यहाँ पे घेरे हैं, इस पे मैनी टर्न्स है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें देखिए इस mg जो फोर्स है, mg फोर्स कहाँ लगा है? डाउन साइड में। हम जानते हैं mg जो फोर्स है लगता है डाउन साइड में लगता है mg, ये एंगल थीटा है। अब यहाँ पे बच्चों इसके अगर मैं कंपोनेंट करूं mg के, तो एक तो आएगा इधर mg साइन थीटा, आएगा ही आएगा mg साइन थीटा नत्तल की तरफ। ये जो प्लेन है इसके लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग क्या होता है? mg साइन थीटा। और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? ये
mg cos थीटा होता है, mg cos थीटा। अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पे इस पे रोटेशन आएगा इस पॉइंट के अबाउट, ये जो नीचे एक तरह से रोटेशन मोशन करके नीचे आना चाहेगी, मतलब इसमें जो घूर्णन गति होगी रोटेशन मोशन, वो इस पॉइंट के अबाउट होगी, मतलब इस तरह से घूमते हुए नीचे आना चाहेगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि बॉल इस तरह घूम नहीं रही, अपनी जगह बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। तो बैलेंस है, तो उसको घुमाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये mg sin थीटा, और ये डिस्टेंस यहाँ पे इसकी r बनेगी जो उसकी रेडियस है। तो यहाँ पे इसको जो घुमाने के लिए, इसके रोटेशन के लिए जो बलागुण लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, रोटेशन के लिए टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सा लग रहा है, mg sin थीटा इंटू r, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क क्यों क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल इंटू लंबवत दूरी। तो यहाँ पे इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है, mg की वजह से जो टॉर्क लग रहा है इस mg की वजह से कितना लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब mg sin थीटा इंटू r। अब बच्चों इसको घूमने से कौन रोकेगा, इसको घूमने से कौन रोकेगा, मतलब इसके इस टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क कौन लगाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे दोनों टॉर्क एक दूसरे को संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, तभी ये बॉल रोटेट नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था में अपन देखें, ठीक है, साम्यावस्था में इन इक्विलिब्रियम टॉ बाय mg इज इक्वल टू क्या होगा, टॉ बाय b वेक्टर, ठीक है। तो जो mg की वजह से टॉर्क कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब फोर्स कितना है mg sin थीटा इंटू डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है, मतलब बल इंटू लंबवत दूरी, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बच्चों टॉ बाय b इज इक्वल टू क्या होता है, ये अपन जानते हैं NIAB sin थीटा होता है, या कहते हैं बीना sin थीटा होता है, ठीक है। तो आ जाएगा BINA या कहते हैं NIAB sin थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा से तो साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें और जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे जो इसमें एरिया, पहले चलो ये mg r तो लिख दिया मैंने, BIN, n यहाँ पे टर्न्स कितने रखे हैं, सिंगल लूप है, कोई है इसमें, यहाँ पे इसमें, ठीक है, एक सिंगल लूप है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ओके, क्योंकि यहाँ आंसर n की फॉर्म में तो ही नहीं, टर्न्स की फॉर्म में। और यहाँ पे इसमें एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर होगा, तो r से एक r कट जाएगा। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, i निकाल, हमें इसके अंदर वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ b निकालनी है। तो b इक्वल टू क्या आ गया, हो गया mg अपॉन बी आई, सॉरी बी नहीं, आई पाई आर, आई पाई आर। तो कौन सा ऑप्शन है ये आ जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर 47 का फर्स्ट हो जाएगा। उसका देखें क्वेश्चन 47 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन 48 में क्या कहना चाहता है, देखिए यहाँ बच्चों इसमें क्वेश्चन 48 का डायग्राम समझो, तो इस तरह से कॉइल है और एक तरह से ये लूप दिखा रखा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे इसमें ये जो एक्सिस है, इस तरह से एक्सिस दिखा रखी है, ये एक्सिस है, इधर बच्चों यहाँ पे ये जेड एक्सिस, और यहाँ बच्चों ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस अपन को शो कर रखी है, इस तरह से एक्सिस है इसमें, ये तो है बच्चों जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एंड यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जो यहाँ जो करंट दिखा रखी है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है, इस तरह से करंट इस दिशा में फ्लो रही है, इस डायरेक्शन में आई करंट, ठीक है। अब बच्चों इसका जो एरिया वेक्टर है, अच्छा यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किधर लगा रखा अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे देखिए आपको इस तरफ, इस डायरेक्शन में ये आपको देखा है मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन बी वेक्टर दिया, बी वेक्टर इस तरफ बी वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें जो इसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर किधर होता है बच्चों, हम जानते हैं उंगलियां करंट के अनुसार घुमाएंगे, फिंगर्स को हम धारा के अनुसार घुमाएंगे, तो थंब जो है वो किसको शो करेगा, एरिया वेक्टर को। तो फिंगर्स को घुमाएं इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसमें जो एरिया वेक्टर है, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ जो डायरेक्शन है बी वेक्टर, ये एंगल हमें थीटा रखा है यहाँ पे, ये एंगल हमें ये थीटा दिया हुआ है, यहाँ से थीटा, ये एंगल हमें थीटा देखा इस जगह, ये एंगल थीटा है, मतलब बी वेक्टर जो अपन ने अप्लाई किया थीटा एंगल अप्लाई कर रहे हैं इस जगह, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर आएगा किधर आएगा, एरिया वेक्टर है, समझना बात को, फिंगर्स को हम आई कलम घुमा रहे हैं तो उसके तल के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर इसका जो एरिया वेक्टर आएगा कुछ इस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में, इस तरह से एरिया वेक्टर ये आएगा, ये एरिया वेक्टर ये आएगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब बेटा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा। अब आपसे कह रहा है कि इसको अपने आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे इसको फ्रीली रिलीज कर रहे हैं तो इसमें ये कुल कितने एंगल से घूमेगी ये आपको बताना है। तो देखिए अपन जानते हैं जब भी किसी कॉइल को फ्रीली रिलीज करते हैं,
स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो ये अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ, मतलब जिसकी स्थायी साम्यावस्था होती है उसकी तरफ घूमती है। स्थायी साम्यावस्था मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं थीटा कितना होता है 0 डिग्री, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर की तरफ घूमता है। तो यहां से देखो ए वेक्टर जो है ये पूरा घूम के किधर आएगा, बी वेक्टर की तरफ। ये पूरा ए वेक्टर घूम के बी वेक्टर की तरफ आएगा तो कितना घूमेगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि यहां से तक 90 तो सही है, 90 प्लस थीटा यहाँ पे, इसमें पूरा रोटेशन होगा कितना आएगा 90 प्लस थीटा से। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां से हम देख रहे हैं जो कॉइल रोटेट हो रही है किधर घूम रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे लूप विल बी रोटेट टुवर्ड्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब जो लूप है यह स्थायी साम्यावस्था की ओर घूमेगा, लूप अपनी स्थायी साम्यावस्था की ओर घूमेगा। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम तो घूमेगा, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कितना घूम जाएगा बच्चों, रोटेशन एंगल यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा से यहाँ पे रोटेट होगा। ठीक है, तो क्या जाएगा आंसर इसका, ये आंसर जाएगा थर्ड। ठीक है, 90 प्लस थीटा। चलो बच्चों उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्या क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। अब बच्चों इसमें यहाँ पे 50 में यहाँ पे लॉन्ग वायर दिखा रखी इस तरह से, इसमें करंट यहाँ पे I1 फ्लो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये एक वायर है जिसमें I2 करंट है, इस तरह से I2 करंट, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रही है। अब तुम्हें बताना है इस पे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, नेट फोर्स इस वायर पे, CD वायर पे, ये आपको बताना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अपन जानते हैं जो फोर्स यहाँ पे फील्ड किधर होगा बच्चों, अंदर की तरफ। यहाँ बच्चों इसमें जो फील्ड है, यहाँ बच्चों फील्ड यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन में अंदर की तरफ। और बच्चों अपन जानते हैं जैसे वायर से दूर जाते आते हैं फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। ये I1 वायर है, इस I1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा, तो हम जानते हैं यहाँ पे दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो यहाँ पे ये फील्ड हाई है, यहाँ पे फील्ड क्या होगा बच्चों, लो होगा। यहाँ पे फील्ड लो होगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पास दिखा दिया या दूर दिखा दिया, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, हाई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे लो मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है फोर्स किस डायरेक्शन में, अपन जानते हैं चपेट नियम का यूज करते हैं, उंगलियों को रखेंगे इनवर्ट डायरेक्शन में। ठीक है, फिंगर्स रखेंगे बी वेक्टर की तरफ, थंब को रखेंगे करंट को लॉन्ग, करंट इधर इस तरफ, तो यहाँ पे स्लैब लग गया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इस पे स्लैब लग गया इस डायरेक्शन, स्लैब लग गया इस तरफ, ये अपन ने दिखा दिया फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब बच्चों ऐसे यहाँ पे देखें इसमें फिंगर्स को रखेंगे अंदर की तरफ और थंब को रखेंगे I2 को लॉन्ग, तो इस तरफ लग गया फोर्स, इस पे इस तरफ लग गया इस डायरेक्शन में, ये फोर्स शो कर दिया इस तरह से। अब बच्चों मैंने ये वाला तीर छोटा बनाया, क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स स्मॉल है, ये वाला फोर्स लार्ज है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे इसको अगर अपन देखें इस दोनों फोर्स की परिणामी डायरेक्शन क्या बनेगी, नेट डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं पैरेललोग्राम। तो इसमें जो नेट फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में इस तरह से, या नेट फोर्स आपको पता है जो नेट फोर्स क्या आता है पैरेललोग्राम में, यहाँ पे इस डायरेक्शन बनेगा नेट फोर्स बनेगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स एफ नेट आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया कोई F1 फोर्स, ये हो गया F2 फोर्स। ठीक है, F1 F2, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो नेट फोर्स आ रहा है बेटा किस तरफ आएगा, थोड़ा तिरछा आएगा, मतलब बिल्कुल वर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, अगर बच्चों फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म होता, फील्ड यहाँ पे अगर समरूप होता, समरूप मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल लेंथ के होते, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होती, तो एफ नेट का बनता जस्ट ऊपर की तरफ, मतलब इस I1 के पैरेलल। एफ नेट किधर आता बेटा, ठीक ऊपर आता, अगर दोनों इक्वल फोर्स होते, और फोर्स इक्वल कब होते, जब फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म होता। बट हम देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म तो ही नहीं, इस वायर पे ज्यादा फोर्स लग गया, F1 की वैल्यू हाई होगी, F2 थोड़ा सा लग गया, तो नेट फोर्स थोड़ा तिरछी डायरेक्शन में आएगा F नेट इस तरह से। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। ठीक है, ना तो I1 के पैरेलल होगा, ना ही I1 के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका, ये अपन देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अपन ने बच्चों क्या सोल्व कर लिया, स्टेज नंबर 2 के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। ठीक है, तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, बाकी अपन कल सोल्व करेंगे। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 क्वेश्चन कल सोल्व करते हैं, और जो मैग्नेटिज्म है उसके भी क्वेश्चन अपन कल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।